हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट लेक्चर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला पार्ट खत्म किया था। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो देखो, सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक जो है वो क्या था? तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखो, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल में सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि यार ये यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ही था। जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते तो उसमें बोर्स मॉडल नहीं लगा था। यूनि इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑन। ठीक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था। इसके अलावा देखो, वहां पर हमने देखा था एमवीआर इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई होता है, याद है? एमवीआर इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई होता है। लेकिन ये क्यों होता है? ये क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लेकिन ये होता क्यों है इसको नहीं समझा पाया भाई। ओके, बोर्स मॉडल जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। होता है ये बताया था, बट क्यों होता है वो नहीं बता पाया। तो नो एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन of angular momentum was given। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि होता क्यों। होता है ये बताया था, बट उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो नहीं बताया। ओके, इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। हम बोल सकते हैं पहले से ज्यादा लाइन्स आते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज को भी बोर्स मॉडल नहीं बता पाया। तो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था स्टार्क ने, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्क इफेक्ट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक साथ ले लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्क इफेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका बताया था जी मैन ने, तो इसको हम बोल देते हैं जी मैन इफेक्ट।
ओके, मैग्नेटिक फील्ड वाला क्या है, जीएमएन ने बताया था, इसको बोलते हैं जीएमएन इफेक्ट। तो पहले लिखो, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? लिख लिया ना? तो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, was not explained by बोर्स मॉडल। ठीक है, तो फर्दर स्प्लिटिंग क्यों हुआ, इस चीज को बोर्स मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर है? तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जो कि स्टार्क ने किया था, एंड जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, जो जीमैन ने किया था, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो स्प्लिटिंग लाइन, मतलब स्प्लिटिंग हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइन की, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, देन इसके बाद बोर्स मॉडल was not in accordance with de Broglie dual nature principle। बोर्स मॉडल was not in accordance with de Broglie dual nature principle। तो डी ब्रॉगली देखो क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल like electron has significant wave nature। ठीक है, तो डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल जो है बहुत छोटे हैं, उनमें वेव नेचर होता है, बट बोर हैज ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल ओनली। ठीक है, तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हमारे पास छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे पार्टिकल्स के दो करेक्टर होते हैं, एक तो पार्टिकल होता है, आगे डिटेल में हम बताएंगे, और दूसरा वेव नेचर होता है। दो नेचर होते हैं, लेकिन जो बोर है उसने तो इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल ही ट्रीट किया। ओके,
सेकंड लास्ट सेंटेंस पार्टिकल, सेंटेंस या लाइन? हो गया सबका? सेकंड लास्ट लाइन है, like electron has significant wave nature but ओके चले आगे। सेकंड लास्ट वर्ड इन सेकंड लास्ट लाइन ट्रीटेड यार, but Bohr has treated electron as a particle only. ओके नाउ इसके अलावा बोर्स मॉडल जो है was not in accordance हो गया सबका?
हाँ, सो हम नेक्स्ट ड्रॉबैक की बात कर रहे थे। तो हाँ, बोर्स मॉडल जो है was not in accordance with Heisenberg uncertainty principle। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ मैथ नहीं करता था, तो हाइजेनबर्ग क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है। लेकिन बोर ने ये दोनों चीजें बताई, बट बोर हैज डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। तो देखो, रेडियस का फॉर्मूला बता रहा था, रेडियस किसका? बोर्स ऑर्बिट का रेडियस है ना, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता रहा था ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल रहा था वो। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर निकाल रहा था, तो मास इनटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम भी आ रहा था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग तो एग्जैक्ट पोजीशन भी हमें पता चल रहा था एंड एग्जैक्ट मोमेंटम भी पता चल रहा था। लेकिन डी ब्रो ये हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि हम दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, एरर रहेगा।
हो गया सबका? चले आगे। तो ये हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल थे। नाउ हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो डी ब्रॉगली तो जैसा हमने ऑलरेडी बताया कि यार दो करेक्टर होते हैं या दो नेचर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एवरी यूनिवर्सल बॉडी हैज टू करेक्टर पार्टिकल एज वेल एज वेव, but most of the time particle nature dominates over wave nature। ठीक है। तो अभी हम लाइक जैसे वो बस आ रही है तो बस बस जो है उसमें पार्टिकल नेचर भी वेव नेचर भी, हम मूव कर रहे हैं तो हमारा पार्टिकल नेचर भी है वेव नेचर भी। ठीक है। कोई बॉल है, बॉल को हमने फेंका तो उस बॉल को फेंका तो उसमें पार्टिकल नेचर भी आया वेव नेचर भी आया। ठीक है। तो हर चीज में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टिकल नेचर जो है डोमिनेट कर लेता है। ठीक है, वेव नेचर से, इसलिए हमें वेव नेचर नहीं पता चलता है, पार्टिकल नेचर ही पता चलता है। बट हर बॉडी का या हर पार्टिकल का हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और वेवलेंथ निकाल सकते हैं मतलब उसका वेव नेचर होगा। ओके। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं फोटोन का। श्रीसा दिस इज पेज नंबर 4। तो फॉर फोटोन एनर्जी जो है इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा एज ए वेव। ठीक है, अगर फोटोन जो है उसको हम वेव की तरह ट्रीट करें तो एनर्जी होगी एच सी बाई लैम्बडा, और अगर पार्टिकल की तरह ट्रीट करें तो एम सी स्क्वायर। ठीक है। तो फोटोन को एज ए पार्टिकल ले या एज ए वेव ले तो यह एनर्जी आया ना, दोनों एनर्जी तो सेम ही होंगी ना, चाहे उसको पार्टिकल ले लो या वेव ले लो, कैसे भी ले लो उसका एनर्जी तो सेम ही रहेगा। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ओके। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो एच सी बाई लैमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ से सी कैंसिल आउट हो गया तो लैमडा आ गया एच अपॉन एम। ओके। चलो पहले लिख लो ये, आई थिंक आप लोगों ने लिखा नहीं है, लिखो जल्दी।
हो गया सबका? हाँ, सो एज ए फोटोन उसका एनर्जी एच बाय लैम्डा, एज ए वेव सॉरी एज ए वेव उसका एनर्जी एच बाय लैम्डा, एज ए पार्टिकल एम सी स्क्वायर। तो दोनों एनर्जी ऑब्वियसली इक्वल होंगी, तो इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। नाउ सिमिलरली हम किसी का भी बात कर सकते हैं। तो सिमिलरली इफ ए बॉडी of mass m is moving with velocity v, then तो देखो यहाँ पर c वेलोसिटी था फोटोन के लिए, और बाकी कोई बॉडी हम ले रहे हैं तो उसका वेलोसिटी v है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन m। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी का भी लैम्डा निकाल सकते हैं। ओके, हम हम मूव कर रहे हैं तो हमारा मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो हमारा भी लैम्डा आ जाएगा। कोई बस जा रही है, उसका मास और वेलोसिटी पता है, तो उसका भी लैम्डा आ जाएगा। ओके, और अगर लैम्डा आ गया मीन्स वेव नेचर है। ओके, तो इस टाइप से हर बॉडी का वेव नेचर भी आ सकता है। नाउ mv इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी या मोमेंटम। तो लैम्डा को हम h बाई p भी लिख सकते हैं। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? h बाई p, और यहाँ पर p क्या है? मोमेंटम है। ओके, p इज मोमेंटम, जो कि होता है m इंटू v। हो गया ना सबका? सो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया h बाई p। अब देखो और भी हमारे पास इस फॉर्मूले के और भी फॉर्म हो सकते हैं। तो ये हमने मास एंड वेलोसिटी के टर्म्स में देखा, मोमेंटम के टर्म्स में देखा, और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हम फॉर्मूला देख सकते हैं। तो नाउ काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ हाफ ऑफ, इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से ही डिवाइड कर दूं, तो क्या हो गया? ये एम वी स्क्वायर अपॉन m हुआ कि नहीं हुआ? एम वी का होल स्क्वायर अपॉन m, एंड एम वी इज नथिंग बट p, मोमेंटम। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो यहाँ से p क्या आ जाएगा? p आ जाएगा रूट ऑफ 2m k। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं? देखो लैम्डा क्या था? h बाई p था ना, तो यहाँ से लैम्डा क्या हो गया? h अपॉन रूट 2m k। तो अगर किसी पार्टिकल का हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, किसी पार्टिकल का अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, तो लैम्डा इस टाइप से निकाल सकते हैं, h बाई रूट 2m k। तो ये फॉर्मूला आ गया लैम्डा का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मास।
हो गया सबका? नाउ अब देखो याद हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारे पास पोटेंशियल पता हो तो याद है हमने बताया था, चार्ज इंटू वोल्टेज या चार्ज इंटू पोटेंशियल, याद आया? तो इफ ए चार्ज पार्टिकल of charge q is accelerated through voltage v, then याद है क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी होता था ना। तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर q इंटू वी भी लिख सकते हैं अगर हमें पोटेंशियल एंड चार्ज पता है तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? h बाई रूट 2m क्यू वी। ओके, ये हमारे पास लैम्बडा हो जाएगा। ओके, अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, अगर वो चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो देखो हमें क्या क्या वैल्यू पता होगी? एच पता ऑलरेडी, मास भी पता चल जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास पता है, क्यू भी पता चल जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है। तो लैम्बडा हमारे पास आ जाता है एंगस्ट्रॉम में रूट 150 बाई वी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रॉन का क्या पता है? पोटेंशियल पता है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं वेवलेंथ निकालने के लिए। अनिकेत देखो जल्दी। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल का हमें वोल्टेज या पोटेंशियल पता, तो हमें पता काइनेटिक एनर्जी क्या है? क्यू इंटू वी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया के वाली जगह पर, तो ये आ गया। नाउ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एच भी पता होगा, एम भी पता होगा, क्यू भी पता होगा, तो सारी वैल्यू पता होगी वी के अलावा। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का अगर हमें पोटेंशियल पता, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आ जाएगा। और इसी टाइप से एक और फॉर्मूला है कि अगर हमें लैम्बडा निकालना है एंगस्ट्रॉम में, और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिलता जुलता ही फॉर्मूला है। सो लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट रूट ऑफ 150 बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूले जो है इनको यूज करके भी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं।
हो गया सबका? चलो ना क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट के दोनों फॉर्मूले में एंगस्ट्रॉम में है। लास्ट के दोनों फॉर्मूले में किसमें? एंगस्ट्रॉम है, बाकी में ऑब्वियसली मीटर में रहेगी। अनिकेत, लास्ट के दो फॉर्मूले जो है उनमें एंगस्ट्रॉम में आएगा, बाकी में मीटर में ही आएगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा हम यूनिट क्या ले रहे हैं, ठीक है। यूनिट ऐसा यूनिट लेंगे तो मीटर में आएगा। नाउ डिटरमाइन wavelength of 100 gram ball moving with 180 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वेवलेंथ निकालो। यस, रॉन्ग है। आहान, आई थिंक ऑलमोस्ट करेक्ट है तुम्हारा।
अक्षत यूनिट क्या है? यूनिट रॉन्ग है। यस राहुल, करेक्ट है। प्रेयस रॉन्ग है। रिवा रॉन्ग है। कशिश रॉन्ग है। रोहित रॉन्ग है। मिहिका यूनिट क्या है? रॉन्ग है मिहिका। आहान सेकंड वाला यस करेक्ट है। शौनक रॉन्ग है। अनिकेत करेक्ट है। मधुलिका बाकी सबको दिख रहा है, स्क्रीन तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? मधुलिका को स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके, अनिकेत चौहान रॉन्ग है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके। कशिश रॉन्ग है। प्रियस करेक्ट है। सहस्रा रॉन्ग है। राहुल देसाई रॉन्ग है। अमर कुमार रॉन्ग है। चलो देखो करा देते हैं फिर। प्रेयस रॉन्ग है, अभी भी रॉन्ग है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला आई थिंक तुम्हारा करेक्ट आ गया था, सेकंड रॉन्ग है। तो देखो क्या है, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। सो हमें यूनिट सिस्टम सेम रखना है। तो यहाँ पर 100 ग्राम दिया ना मास, तो सबसे पहले मास को केजी में कन्वर्ट करो। ओके, सो मास को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 kg। इसके अलावा वेलोसिटी जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या करते हैं, 5/18 करते हैं, याद है? ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया 50। ओके, तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच, दैट इज 6.62 इंटू 10 raised to power minus 34
डिवाइड बाय मास इज 0.1 इंटू 50। तो ये क्या आ गया, ये नीचे क्या हो गया, नीचे 5 हो गया। तो दिस इज 1.32 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, या एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 1.32 इंटू 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है क्या, समझ आया? ओके सो देखो 100 ग्राम इज 0.1 kg, 0.01 नहीं 0.1 डिवाइड बाय 1000 करोगे ना, तो अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं यार बॉल के लिए वेवलेंथ आ रही है, लेकिन वेवलेंथ की बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, आ रही नहीं आ रही? तो मतलब यहाँ पर डोमिनेट कौन किया, पार्टिकल नेचर डोमिनेट किया। वेवलेंथ आ तो रहा है बट बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है, ऑब्वियसली इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके सो बड़े पार्टिकल के लिए पार्टिकल नेचर ही डोमिनेट करता है, वेव नेचर डोमिनेट नहीं करता है। लेकिन देखो सेकंड वाले केस में जब हम आंसर निकालेंगे अभी, तो वेवलेंथ की इतनी छोटी वैल्यू नहीं आएगी। ओके तो चलो सेकंड केस पर चलते हैं। तो फर्स्ट वाला था 100 ग्राम बॉल जिसका वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर था। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का क्या वेलोसिटी होता है पता है ना? तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से कर सकता हूँ एक्चुअली। फर्स्ट मेथड, तो हमें मास पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, एंड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता है बोर्स ऑर्बिट में क्या होता था 2.1 इंटू 10⁻6 इंटू Z/1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो Z1 है एंड भी 1 है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके तो लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच दैट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 divided by mass is 9.1 into 10⁻31 into velocity is 2.818 into 10⁻6। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 1/3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 10/3 इंटू, ऑब्वियसली 10⁻+10 से मल्टीप्लाई करना है ना। ओके सो 10/3 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा ये, दैट इज नथिंग बट 3.33 एंगस्ट्रॉम। ओके तो देखो ये वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे वेव नेचर। जब हमने बॉल लिया था तो वहां पर वेव नेचर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। ओके बॉल के लिए लैम्बडा बहुत छोटा आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा छोटा नहीं आ रहा है, 3.33 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा इसका देखो सेकंड मेथड भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है, हमें काइनेटिक एनर्जी पता है यार इलेक्ट्रॉन की कितनी है। काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, याद आया? तो ये क्या हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, तो उसका माइनस करेंगे तो 13.6 हो गया काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, याद है? इट इज रूट ऑफ 150 बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जब निकालेंगे तो लैम्बडा हमारे पास कितना आएगा, 3.33 एंगस्ट्रॉम ही आएगा। ओके तो तुम फर्स्ट वाले से भी कर सकते हो और सेकंड वाले मेथड से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। ओके तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो लैम्बडा आ रहा है वो छोटा नहीं आ रहा, बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के लिए नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होगा। ओके बॉल में भी वेव नेचर है बट बॉल का वेव नेचर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है तो जो बड़े पार्टिकल हैं जो कि हमें दिखते हैं, एक्चुअली जो पार्टिकल हमें दिखते हैं उनको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी बोलते हैं। तो जो पार्टिकल हमें दिखते हैं उनका हम लैम्बडा निकाल सकते हैं, बट वो लैम्बडा जो है ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल होगा, तो वहां पर पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वगैरह के केस में सिग्निफिकेंट वेव नेचर होता है, वहां पर हम वेव नेचर को नेग्लेक्ट नहीं करते। ठीक है
जो कि बोर ने कर दिया था। बोर इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल ही लिया था, एज ए वेव नहीं लिया। हो गया सबका? अनिकेत देखो जल्दी। सीरियस 0.529 एंगस्ट्रॉम तो वो था ना बोर का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। हो गया अनिकेत? अनिकेत यही प्रीवियस स्लाइड है ना भाई? इससे प्रीवियस दिखाना है क्या? हो गया? यस, प्रीवियस लिखा है ना, आगे इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना ऑलरेडी। तो नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52, आज ये दो क्वेश्चन ही होमवर्क में। ओके, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।